हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल, क्योंकि आज द हिंदू न्यूज़पेपर तो आया नहीं है। तो टाइटल आपको दिया है बिल्डिंग सोसाइटीज़। तो बिल्डिंग का बनाना, सोसाइटीज़ पता ही है, कॉलोनीज़ की बात कर रहा है, तो समाज की बात कर रहा है। तो सोसाइटीज़ बिल्ड करने के संदर्भ में ये एक आर्टिकल है। पूरा हम पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा किस प्रकार से है। एक्चुअल में ये अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज़ हैं, और ख़ास करके दिल्ली की बात इसने कर रखी है, तो उस संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, उसी के बारे में चर्चा है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। रिजिड लैंड यूज नॉर्म्स लीडिंग टू अनप्लैन्ड कॉलोनीज। देखो, कॉलोनीज नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव दे रखा है। आप देखेंगे जब किसी वर्ड के साथ ईडी लगा है, थर्ड फॉर्म दे रखी है और वो एडजेक्टिव कम करता है, तो उसे आप क्या कह सकते हैं कि वो पास्ट पार्टिसिपल है। रिजिड जो शब्द है, इसका मतलब कठोर होता है। स्ट्रिंजेंट कह सकते हो, रिगरस कह सकते हो, स्ट्रिक्ट कह सकते हो, ठीक है। तो कठोर लैंड यूज नॉर्म्स, भूमि उपयोग के जो नियम हैं। लीडिंग टू मतलब उसका परिणाम निकलता है क्या, अनप्लैन्ड कॉलोनीज। उसका परिणाम ये होता है कि ऐसी कॉलोनीज बन जाती हैं जो अनप्लैन्ड है, जो योजना के तहत नहीं बनाई गई है। समझ में आ रही बात। अगर लैंड यूज नॉर्म्स काफ़ी कठोर हैं, भूमि उपयोग के नियम काफ़ी कठोर हैं, तो उसका परिणाम ये निकलता है कि अनप्लैन्ड कॉलोनीज बना ली जाती हैं। क्योंकि आप रूल्स के हिसाब से तो चलेंगे तो फिर तो बन ही नहीं पाएगा, तो अनप्लैन्ड कॉलोनीज का निर्माण होता है, ऐसा कुछ कहा गया है। आगे देखिए, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द दिल्ली जल बोर्ड। बहुत सीधा सा वाक्य है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिया है, ठीक है। ऑर्डर जब वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। वहीं ऑर्डर अगर नाउन के रूप में दिखाई देता है तो उसके लिए आपको फॉर लगाना होता है कि ऑर्डर आपने किस चीज़ के लिए दिया है, ठीक है। तो दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? तो टू से जोड़ा गया है, क्योंकि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम टू से ही जोड़ते हैं। आदेश दिया है सप्लाई वाटर टू द दिल्ली सैनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी। तो एक ये सोसाइटी का नाम है दिल्ली सैनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी। इस सोसाइटी को पानी सप्लाई करने का निर्देश दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब कोमा लगा के बताया है कि सोसाइटी कौन सी सोसाइटी है, तो ये एक अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, ये अनाधिकृत एक कॉलोनी है। कहाँ पे? नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली में। और किस आधार पर ये इन्होंने कहा है, किस आधार पर ये दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है? ऑन द ग्राउंड्स। ग्राउंड्स का मतलब होता है आधार। इस आधार पर कि दैट राइट टू एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, कि राइट मतलब अधिकार, और राइट किस चीज़ का अधिकार है उसके लिए टू लगता है। एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस का टू लगता है कि कहाँ किसके लिए आपको एक्सेस चाहिए। एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब ये जो टू ड्रिंकिंग वाटर, आप सोचेंगे टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं है, तो इन्फिनिटिव हमें चाहिए ही नहीं ना। हमें तो ड्रिंकिंग वाटर, ये जो एक टर्म है, ये जो नाउन बन रहा है, इसके लिए लगाना था, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर के पहले टू लगा हुआ है। तो क्या कहना चाहता है? तो इस आधार पर डिसीजन दिया है कि जो ये पीने के पानी का तो अधिकार जो है वो इज फंडामेंटल टू लाइफ, वो जीवन का एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल टू लाइफ है। एंड दैट, और ये कहा है कि इट वॉज अ ड्यूटी, कि ये एक कर्तव्य है ऑफ द स्टेट, सरकार का। स्टेट का मतलब राज्य या सरकार। टू प्रोवाइड दिस, कि वो इसे प्रदान करे। मतलब पानी तो सभी को मिलना ही चाहिए, चाहे कॉलोनी अनऑथोराइज्ड हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जीने का तो अधिकार सभी का है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। क्या कहना चाह रहा है फिर समझना। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिया है कि वो पानी सप्लाई करे, किसको? दिल्ली सैनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी को। ये सोसाइटी एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, ठीक है। कहाँ पे? नेशनल कैपिटल में, राष्ट्रीय राजधानी में, मतलब नई दिल्ली में। और किस आधार पर कहा है? तो इस आधार पर कहा है कि जो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर है, इसका जो अधिकार है कि सभी का एक्सेस हो पीने के पानी के लिए, ये फंडामेंटल टू लाइफ है, ठीक है। ये मतलब एक मूलभूत अधिकार है। और ये कहा है कि ये कर्तव्य बनता है। अब चूंकि कहा है, पास्ट में कहा है, तो देखो आप जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो जो भी आपका इजेमआर होता है वो सब चेंज होकर वॉजवर बन जाता, तो यहाँ पे वोज आ गया। तो ये कर्तव्य है किसका? स्टेट का, कि प्रोवाइड करे इसे। देयर आर सेवरल जजमेंट्स। अब देयर से जब सेंटेंस को स्टार्ट अप करते हैं तो इन्वर्जन लगाते हैं। इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी, तो सेवरल जजमेंट से पहले यहाँ पे आर का प्रयोग है। एक बात और समझना, सेवरल जो शब्द है, सेवरल का मतलब होता है नॉट मैनी,
हालांकि ये सम से अधिक होता है, फ्यू से अधिक होता है, लेकिन मैनी से कम होता है। दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। एक बार फिर समझना, सेवरल का प्रयोग मोर देन टू के अर्थ में करते हैं, ठीक है, दो के लिए नहीं करते हैं। सम से अधिक होगा, फ्यू से अधिक होगा, लेकिन मैनी से कम होगा, नॉट मैनी के अर्थ में करते हैं। एक ऐसे ही वर्ड होता है वेरियस। वेरियस का मतलब भी अनेक होता है, लेकिन मैनी डिफरेंट। डिफरेंट मैनी जो होते हैं ना, उसके लिए बोलते हैं, अलग अलग के अर्थ में यूज करते हैं वेरियस का। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो सेवरल के साथ में चूंकि नॉट मैनी है, लेकिन हालांकि है तो दो से अधिक, इसलिए जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, तो जजमेंट्स है। तो कहना क्या चाह रहा है कि अनेकों जजमेंट्स ऐसे हैं, अनेकों ऐसे निर्णय हैं दैट एनश्राइन ए सिमिलर व्यू। एनश्राइन का मतलब यहां पे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, या सपोर्ट करना है। तो ऐसा ही व्यू रखते हैं। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं कोर्ट के जिसमें सिमिलर व्यू, व्यू नाउन है, सिमिलर एडजेक्टिव है, ऐसे ही व्यू को प्रोटेक्ट किया गया है, ऐसा ही व्यू रखा गया है, ठीक है। बहुत सारे जजमेंट्स में कहा गया है कि पीने का पानी तो एक मूलभूत अधिकार है, जीने के लिए चाहिए पानी, पीने का पानी, तो ये तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसा ही व्यू सभी के अंदर, मतलब बहुत सारे जजमेंट्स के अंदर एनश्राइन किया गया है, ठीक है। अब कह रहा है सम एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट, सम के बाद में नाउन प्लूरल भी आ सकती है, सम के बाद में नाउन सिंगुलर भी आ सकती है, डिपेंड करता है। वैसे सम जो है वो क्वांटिफायर भी है और सम जो है न्यूमरल भी है। सम के बाद में नाउन प्लूरल भी आ सकती है और सम के बाद में नाउन सिंगुलर भी आ सकती है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर आ जाएगी, अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब अर्थ निकालना, क्लैरिफाई करना, इल्यूसिडेट करना, ठीक है। आप इसको इल्यूसिडेट भी कह सकते हो, आप इसे क्लैरिफाई भी कर सकते हो, आप इसे एक्सप्लेन भी कह सकते हो, ये सारे मीनिंग देता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, किस में, एमसी मेहता और कमलनाथ, ये दो पार्टी थी, इनके बीच का केस था, उस केस का हवाला दिया है। तो कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे एल्यूसिडेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था इस केस में, टू होल्ड दैट, ये बताने के लिए, ये निर्णय देने के लिए, क्या, दैट द स्टेट नॉट ओनली मस्ट रेगुलेट वाटर सप्लाई, कि जो राज्य है या सरकार है उसे ना केवल ऐसा करना ही चाहिए, मस्ट है तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, कंपल्सन है, कि ना केवल उसे पानी के सप्लाई को रेगुलेट करना ही चाहिए, रेगुलेट करने का मतलब नियमित करना, पानी के सप्लाई को सुचारू रूप से प्रोवाइड करना, बट ऑल्सो इंश्योर, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए दैट सिटीजन्स राइट, कि जो नागरिकों का अधिकार है, टू हेल्दी वाटर, स्वस्थ पानी का, स्वच्छ पानी का, इज रियलाइज्ड, उसको पूरा किया जाए। ये रियलाइज का मतलब अनुभव करना नहीं है, इस रियलाइज का मतलब एकम्प्लिश करना है, इस रियलाइज का मतलब ऑब्टेन करना है, गेन करना है, प्राप्त करना है, पूरा करना है, ये सब मीनिंग है। तो एकम्प्लिश यहाँ पे इसका सटीक मीनिंग बैठेगा। समझ में आ रही बात? फिर समझना, तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ केस में, उसका हवाला दिया है ये बताने के लिए, ये होल्ड करने के लिए, निर्णय देने के लिए कि राज्य जो है, राज्य सरकार जो है उसे ना केवल, नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो आ रहा है, तो ना केवल पानी की सप्लाई को रेगुलेट करना चाहिए, बल्कि यहाँ नागरिकों का जो अधिकार है, अब नागरिक क्योंकि प्लूरल है, और प्लूरल के बाद जब आप एस देखते हो और उसमें जब अपोस्ट्रोफी लगाने की बात करते हो तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगता है, तो देख सकते हैं एस के बाद है। तो नागरिकों का जो अधिकार है स्वच्छ पानी का, हेल्दी वाटर का मतलब स्वस्थ तो नहीं बोलेंगे, स्वच्छ बोलेंगे। अगर हेल्दी मैन होता, हेल्दी ह्यूमन बीइंग होता तो स्वस्थ बोलते, वाटर के लिए स्वस्थ नहीं, स्वच्छ बोलेंगे, कि साफ सुथरा पानी जो है उस अधिकार की प्राप्ति हो, उस चीज़ की प्राप्ति हो। इन नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अभी एक और केस है, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन किया था मतलब कहा था दैट वाटर इज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। उसमें कहा था कि पानी जो है वो जीने का जो अधिकार है उसी का भाग है। जब जीने के अधिकार की बात आप करते हो तो जीने के लिए पानी की जरूरत है। फ्रॉम अ गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब दृष्टिकोण से, नजरिए से, गवर्नेंस का मतलब सुशासन, शासन कह सकते हो, रूलिंग कह सकते हो। तो अगर गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, ठीक है, टू का मतलब भी, इस स्थिति में भी अगर इस दृष्टिकोण से भी बात करें तो गिविंग एक्सेस टू सेफ वाटर, तो जो स्वच्छ पानी है, सेफ वाटर है, उसके लिए एक्सेस देना जो है, अब ये गिविंग को देखकर ई जा रहा है और ये गिविंग यहाँ पे जेरेंड का काम करेगा, क्योंकि जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है किसी सेंटेंस में तो वो जेरेंड बन जाता है, ठीक है। तो गिविंग एक्सेस टू सेफ वाटर, तो सेफ वाटर के लिए एक्सेस देना जो है इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के हित में है, वो सरकार के हित में है। अगर गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, गवर्नेंस समझते हो ना, गवर्नमेंट जो भी कामकाज करते हो तो गवर्नेंस बोलते हैं।
गिवन, गिवन का मतलब ये देखते हुए, गिवन का मतलब ये कंसिडर करते हुए, कंसिडरिंग कह सकते हो, प्रपोजिशन है। द पब्लिक हेल्थ रेमिफिकेशंस, पब्लिक हेल्थ मतलब लोक स्वास्थ्य, रेमिफिकेशंस परिणाम, ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब प्रतिबंधित, एक्सेस का मतलब कोई भी चीज़ के लिए आपकी पहुंच, ठीक है। अगर आपका एक्सेस है हेल्थ वाटर तक, इसका मतलब पानी आपको प्राप्त होता है, एक्सेस नहीं है तो पानी प्राप्त नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि भाई गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी अगर पानी के एक्सेस देना जो है, स्वच्छ पानी का एक्सेस देना जो है, वो सरकार के हित में भी है। कारण क्या है कि अगर रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस हुआ, अगर एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट किया गया, ऐसा एक्सेस जिसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, प्रतिबंधित रखा गया है, पानी नहीं दिया गया है, तो उससे लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, लोग बीमार हो जाते हैं, ऐसे परिणाम भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेमिफिकेशंस का मतलब परिणाम है, आप इसे अपशॉट कह सकते हैं, आप इसे रिजल्ट कह सकते हैं, आप इसे कोरोलरी कह सकते हैं, आप इसे कॉन्सिक्वेंस कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए दैट सेड। अब ये दैट सेड है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जब आप कोई बात कर रहे हो उसी के अंदर कुछ और जोड़ रहे हो, लेकिन जोड़ रहे हो बिल्कुल ऑपोजिट, तो उसे कहते हैं दैट सेड। इसका मतलब आप इसे यूं भी ले सकते हो कि इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ है। देखो अंग्रेजी के मज़े यही हैं, अंग्रेजी की चीज़ें मतलब काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एकदम सरप्राइज कर देती है। दैट सेड का हम मीनिंग निकालेंगे जनरली उसने कहा, किसने कहा, एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं सेंस। यहाँ पे इसका मतलब है इन स्पाइट ऑफ, या फिर इसको कह सकते हो हाउ एवर, या फिर इसको कहते हैं नन द लेस, ठीक है, नेवर द लेस, इस प्रकार के मीनिंग देगा। तो कह रहा है हालांकि द HC ऑर्डर ऑल्सो क्रिएट्स अ मोरल हैजार्ड, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उससे नैतिक खतरा भी है। ऊपर तो बात हमने की कि हाई कोर्ट का आदेश जो है बिल्कुल ठीक है, पीने के पानी का तो सबको एक्सेस मिलना ही चाहिए। यहाँ बिल्कुल विपरीत बात कर रहा है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे ऑल्सो का प्रयोग, ध्यान रखना कि मैन वर्ब से पहले किया जाता है। अगर बी का रूप दे रखा हो इज एम आर वॉज वर, तो इज एम आर वॉज वर से पहले किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, सॉरी बाद में किया जाएगा। और अगर मैन वर्ब है तो मैन वर्ब से पहले किया जाता है। अब ये क्या कहना चाहता है कि दैट इसके विपरीत, या हालांकि HC ऑर्डर जो है, हाई कोर्ट का जो आदेश है, वो एक नैतिक खतरा भी पैदा करता है, मोरल हैजार्ड क्रिएट करता है। कैसे? इट सेट्स ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब एग्जाम्पल होता है। भाई आपने कोई काम पहली बार किया, उसको देखकर लोग वही चीज़ों को अगर अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप वाला काम जो है प्रेसिडेंट कहलाएगा। आपने एक उदाहरण सेट किया था। पोस्ट फैक्टो का मतलब बाद में होने वाले, भी पहले आपने कर दिया प्रेसिडेंट, बाद में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहा है, वो पोस्ट फैक्टो कहलाएगा। तो ये कह रहा है हालांकि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो एक नैतिक खतरा पैदा करता है। हाईकोर्ट ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है, पोस्ट फैक्टो रेगुलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज हैं उसके बाद वाले रेगुलराइजेशन के लिए, उसके नियमन करने के लिए एक उदाहरण सेट कर दिया है। बात समझ में आ रही है? तो हाईकोर्ट का जो आदेश है वो एक उदाहरण सेट करता है बाद में होने वाले नियमन के लिए। नियमन किसका? अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का। और कैसे? बाय गेटिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो थ्रू द कोर्ट प्रोसेस, थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। थ्रू द कोर्ट प्रोसेस, कोर्ट प्रोसेस के माध्यम से, थ्रू का मतलब माध्यम होता है, और गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रोवाइड यूटिलिटीज ऑन अ पार विद अप्रूव्ड कॉलोनीज। ऑन अ पार एक फ्रेज है, इसका मतलब बिल्कुल समान स्तर की, सेम स्टैंडर्ड की। यूटिलिटीज का मतलब फैसिलिटीज है, कन्वीनियंस है, ठीक है, फैसिलिटीज को बोल सकते हो, सुख सुविधाओं को बोल सकते हो। विद अप्रूव्ड कॉलोनीज का मतलब है जो अधिकृत कॉलोनीज है, जिनको अप्रूवल मिल चुका है वो। अब नैतिक खतरा कैसे है समझना। नैतिक खतरा ऐसे है कि भाई यहाँ पे जो कोर्ट है वो एक उदाहरण सेट करता है कि अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज जो हैं उनके बाद में होने वाला नियमन, मतलब आज के बाद जो कोई भी नियमन की बात आप करोगे अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के लिए, उसके लिए एक उदाहरण सेट कर दिया है। क्या उदाहरण सेट कर दिया है? इसमें हाईकोर्ट जो है वो सरकार से कोर्ट प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है, हाईकोर्ट क्या करेगा? सरकार के द्वारा ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करवा देगा। अप्रूव्ड कॉलोनीज के जैसे सुविधाएं होती है ना, वैसी सुविधाएं अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को मिल जाएंगी। इसका मतलब तो ये हो गया भाई हाईकोर्ट का आदेश जो है, इससे तो जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनको भी वही सुख सुविधाएं मिलेंगी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी को मिलती हैं। इस प्रकार से नैतिक खतरा है। फिर तो अंतर ही हट गया कि ऑथराइज्ड कॉलोनीज क्या है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज क्या है, अंतर ही हट गया। फिर तो अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो ये ऑन अ पार, ये देख लेना, सेम स्टैंडर्ड का होना होता है। दिस इज नॉट टू आर्ग्यू, तो कह रहा है इस बात में कोई तर्क करने की जरूरत ही नहीं है। किस चीज़ की? दैट द गवर्नमेंट मस्ट एब्डिकेट इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि गवर्नमेंट जो है उसको निश्चित रूप से, एब्डिकेट का मतलब होता है जिम्मेदारी, त्यागना,
ठीक है, गिव अप करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी टू द रेजिडेंट्स ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। किसके लिए? अनऑथराइज्ड कॉलोनीज मतलब जो अधिकृत नहीं है कॉलोनीज, उनके रेजिडेंट्स, उनके निवासियों के लिए, है ना। तो कह रहा है कि बट टू हाईलाइट, मतलब यहाँ पे कह रहा है दिस इज नॉट टू आर्ग्यू दैट, मतलब इस बात का तर्क नहीं देना है हमें, इस बात का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना है कि गवर्नमेंट को जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं हम कि गवर्नमेंट अपने जिम्मेदारी का त्याग कर दे, ठीक है। किसके लिए? जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनके नागरिकों के लिए, बल्कि कह ये रहे हैं कि हाईलाइट द नीड, कि जो आवश्यकता है उसको हाईलाइट करे। आवश्यकता किसकी है? टू एक्ट फास्टर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव है, इसका मतलब जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्रॉब्लम का मतलब नाउन है, समस्या है। तो जटिल समस्या पर अधिक तेज गति से काम करने की जरूरत है। ऑफ ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, और समस्या किसकी है? बढ़ते हुए शहरीकरण की। ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अर्बनाइजेशन शहरीकरण, ये नाउन है। कॉन्सेक्वेंट, कॉन्सेक्वेंट का मतलब बाद वाली। डिमांड मतलब मांग। फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, ऐसी हाउसिंग जो अफोर्डेबल हो, जो लोग अफोर्ड कर सकें, जो वहन कर सकें। अफोर्डेबल एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE आ रहा है, हाउसिंग नाउन है। एंड द मशरूमिंग, मशरूमिंग का मतलब होता है तेज गति से बढ़ना। ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, मशरूमिंग किसकी? अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की, बहुत तेज गति से ऐसी कॉलोनीज बढ़ रही हैं जिनका मतलब कहें कि जिनको अप्रूवल नहीं मिला है। वर्सेज रिजिड जोनिंग, और वर्सेज कहाँ लगाते हैं कि इस तरह से जब एक पार्टी इधर है एक पार्टी इधर है, दोनों एक दूसरे के कंपीट कर रही हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक तरफ तो क्या है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बढ़ रही हैं, एक तरफ क्या है, रिजिड जोनिंग, कि आप जोनिंग जो कर रहे हो, जो क्षेत्र निर्धारित कर रहे हो, डिटरमिन कर रहे हो, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से कर रहे हो। एंड लैंड यूज कन्वर्जन रेगुलेशंस, और लैंड यूज रेगुलर मतलब रिजिड जोनिंग है, और रिजिड ही क्या है, लैंड यूज कन्वर्जन रेगुलेशंस है। लैंड यूज कन्वर्जन का मतलब देखो, भूमि परिवर्तित करवाना पड़ता है, कन्वर्जन करवाना पड़ता है। कोई कृषि भूमि है उसको आवासीय भूमि में तब्दील करवाना पड़ता है। इस प्रकार से जो नियमन है उनको बहुत सख्ती से लागू करना, ये सब कह रहा है। एक बार फिर समझना क्या कहना चाहता है। तो कह रहा है कि दिस इज नॉट टू आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट मस्ट एब्डिकेट्स इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द रेजिडेंट्स ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। अब यहाँ पे एब्डिकेट का मतलब हैंडओवर करना भी हो सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग ऐसे निकल रहा है कि रेजिडेंट्स ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पर अपनी जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए। तो इस बात का कोई, दिस इज नॉट टू आर्ग्यू, ये हमें आर्ग्यू नहीं करना है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनके नागरिकों को सौंप देनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे हाईलाइट करना है उस आवश्यकता को। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता फिलहाल की ये है कि जटिल समस्या है उस पर काफ़ी तेज गति से काम किया जाए। और समस्या किस चीज़ की है? ग्रोइंग अर्बनाइजेशन की, बढ़ते हुए शहरीकरण की, ठीक है। एक तो ये। दूसरा यहाँ पे आवश्यकता है जो बाद में डिमांड उत्पन्न होगी। कॉन्सेक्वेंट का मतलब सब्सेक्वेंट कह सकते हो, परिणाम स्वरूप कह सकते हो, फॉलोइंग कह सकते हो। बाद में जो डिमांड उत्पन्न होगी कि ऐसी हाउसिंग प्रोवाइड किया जाए, ऐसा आवास प्रोवाइड करवाया जाए जो अफोर्डेबल हो, लोग वहन कर सकें, उस पर काम किया जाए। और दूसरा काम किया जाए, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की बढ़ती हुई संख्या है एक तरफ, तो दूसरी तरफ यहाँ पे लैंड यूज कन्वर्जन रेगुलेशंस जो हैं या जोनिंग का जो काम है वो काफ़ी सख्त है। इन दोनों के बीच विरोधाभास है, उसको लेकर काम किया जाए। समझ में आ रही बात? तो एक तरफ तो क्या है, काफ़ी तेज़ गति से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ क्या है कि काफ़ी सख्त आपके नियम भी हैं। तो फिर नियमों का है क्या? आप सख्ती से नियम लगाते भी हैं, दूसरी तरफ बिना नियमों की पालना किए यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की संख्या भी तेज गति से बढ़ रही है। इन पर काम करने की जरूरत है ना। ये नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी डाल दें नागरिकों पर, रेजिडेंट्स पर, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। द मोस्ट टेलिंग इंडिकेटर, टेलिंग का मतलब ऑब्वियस है, टेलिंग का मतलब क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, एडजेक्टिव है। इंडिकेटर संकेतक, तो सबसे ज़्यादा स्पष्ट जो संकेतक है ऑफ हाउ द गवर्नमेंट, कि कैसे सरकार, अब सरकार कौन सी, उसका वर्णन दिया गया है। दोनों, एक तो केंद्र सरकार और दूसरा दैट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है उसकी सरकार। दैट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जब किसी नाउन का यूज़ नहीं करते हो उसकी जगह प्रोनाउन लगा सकते हो, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के दे रखा है और सरकार के लिए कह रखा है कि सबसे ज़्यादा स्पष्ट जो इंडिकेटर है कि कैसे सरकार, सरकार कौन सी, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, कैसे सरकार हैज अंडर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेटेड का मतलब कम समझना, कम आंकना, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, एंड द नीड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, और जो आवश्यकता है अफोर्डेबल हाउसिंग की इन दिल्ली, दिल्ली में, इज द फैक्ट, वो इंडिकेटर जो है वो एक फैक्ट है। वो इंडिकेटर क्या है? वो ये है
कि फैक्ट दैट नियरली 1/3 ऑफ द कैपिटल रेजिडेंट्स, कि लगभग लगभग 1/3 एक तिहाई, किसका एक तिहाई, शहर में रहने वाले, राजधानी रहने वाले जो निवासी हैं उनका एक तिहाई जो लोग हैं लिव, वो रहते हैं इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज, अनाधिकृत कॉलोनीज में जिनको अप्रूवल नहीं मिला है वहां रहते हैं। तो कह रहा है सबसे ज्यादा स्पष्ट यहां पे इंडिकेटर कि कैसे सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, कैसे सरकार ने, अब यहां पे सरकार के लिए हैज दे रखा है ना, अब इसको तो खैर 2 दे रखी हैं, लेकिन यहां पे गवर्नमेंट सिंगुलर दे रखा है, कि कैसे सरकार ने अंडर एस्टिमेट किया शहरीकरण को। सबसे मुख्य संकेतक है कि कैसे सरकार ने शहरीकरण को अंडर एस्टिमेट किया और कैसे सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग की आवश्यकता जो है दिल्ली में उसको यहाँ पे अंडर एस्टिमेट किया। वो संकेतक ये है कि दिल्ली की जनसंख्या की 1/3 जनसंख्या जो है अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में रहती है। अब करे क्या, इतने बड़े स्तर पर रहें तो आप रेस्ट्रिक्शन लगा भी नहीं सकते। द चैलेंजेस दीज अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज फेस, तो वो चुनौतियां जो कि ये अनाधिकृत कॉलोनीज फेस करती हैं, वो चुनौतियां जो अनाधिकृत कॉलोनीज फेस करती हैं, कौन कौन चुनौतियां हैं। फ्रॉम, अब फ्रॉम लग रखा है तो यहां से शुरू कर दो। लैक ऑफ रोड्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स, सड़कों की कमी है और अन्य जो पब्लिक सुविधाएं उनकी कमी है, जैसे हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है ना, तो ये पब्लिक वर्क्स कहलाएंगे। यहां से लेकर एब्सेंट सुअर कनेक्टिविटी, सुअर का मतलब भूमिगत नाला जो होता है उसको बोलते हैं, तो एक यहाँ पे भूमिगत नाले की कनेक्टिविटी भी नहीं है। पब्लिक हेल्थ, इसकी समस्या है। मीन डिमिनिश्ड सिटीजनशिप, इन सभी का मतलब क्या हुआ, इनका मतलब ये हुआ डिमिनिश्ड सिटीजनशिप फॉर सम सेक्शंस ऑफ द कैपिटल पॉपुलेशन, कि जो राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है उसकी जनसंख्या है उसके कुछ तबकों के लिए डिमिनिश सिटीजनशिप है, मतलब नागरिक तो वो भी है देश के, लेकिन उनको नागरिकता संबंधी जो अधिकार होने चाहिए ना, देश के नागरिक को जो अधिकार प्राप्त हैं वो कम प्राप्त है। डिमिनिश का मतलब घटा हुआ, कम, तो उनको वो सुख सुविधाएं नहीं है जो अन्य नागरिकों को है। ठीक है, आगे कह रहा है इंक्लूडिंग, इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग यहां प्रेपोजिशन हुआ, इसमें शामिल है, कौन शामिल है, लैक्स ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड्स, लाखों वो लोग जिनके पास, जिनकी इनकम कम है। ठीक है, ऐसे घर जो लो इनकम वाले हैं, निम्न आय वर्ग वाले हैं। फिर समझना कि जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, दीज के साथ प्लूरल आएगा ही, कॉलोनीज नाउन है, अनऑथोराइज्ड एडजेक्टिव है। ये जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं इनके चैलेंजेस जो हैं, मतलब ये चैलेंजेस फेस करती हैं। चैलेंजेस कौन से हैं, ना तो इनके पास रोड है, ना इनके पास अन्य सुख सुविधाएं हैं, जैसे कि हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल्स नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पे नाले की कनेक्टिविटी भी नहीं है, पब्लिक हेल्थ नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, कैपिटल जो है, उसकी जनसंख्या है, उसका एक कुछ ऐसे तबके हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको डिमिनिश सिटीजनशिप प्राप्त है, मतलब उनको वो नागरिकता संबंधी अधिकार नहीं मिले जो बाकी देश के अन्य हिस्सों में मिल रहे हैं। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज की बात कर रहे हैं, उनको अधिकार भी तो नहीं मिल रहे वैसे। ठीक है, इसमें लाखों लो इनकम हाउस होल्ड शामिल हैं। अब कह रहा है द कॉलोनीज हैव कम अप इन वायलेशन, ये जो कॉलोनीज हैं, हैव कम अप मतलब ये बनी है, इन वायलेशन मतलब उल्लंघन में, उल्लंघन किसका हुआ है, जोनिंग रेगुलेशंस। कुछ नियमन है कि ये क्षेत्र की जोनिंग ऐसे होनी चाहिए, ये क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक बनेगा, अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन इनका वायलेशन करके बनी है। ईदर थ्रू ब्रीच ऑफ द प्रोविजंस, अब ये कैसे बनी है, या तो थ्रू, इस माध्यम से, ब्रीच का मतलब वायलेशन है, इन्फ्रिंजमेंट है, या तो वायलेशन हुआ है दिल्ली मास्टर प्लान का, या फिर इधर के साथ और लग गया ऑन इलीगली सब डिवाइडेड एग्रीकल्चरल लैंड, या फिर गैर कानूनी ढंग से सब डिवाइड की हुई एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि भूमि है, वहां पे आपने मकान बना लिए हैं, या फिर ऐसा हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो कॉलोनीज हैं ये या तो यहाँ पे जोनिंग रेगुलेशन, मतलब यहाँ पे काफी सारा रेगुलेशन, मतलब वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है जोनिंग रेगुलेशंस का, या तो किस माध्यम से, दिल्ली मास्टर प्लान जो है उसके जो प्रोविजंस थे, उसके जो नियम थे, उसका उल्लंघन के माध्यम से बनी है, या फिर गैरकानूनी ढंग से जो सब डिवाइडेड एग्रीकल्चरल लैंड थी उसके माध्यम से बनी है। दो देयर हैव बीन मल्टीपल रेगुलेशन अटेम्प्ट्स, अब कह रहा है यद्यपि, अब यद्यपि यहाँ पे कंजंक्शन लग गया तो देयर से स्टार्ट माना जाएगा, नया क्लोज स्टार्ट हो गया, क्लोज स्टार्ट हो गया तो देखिए हैव बीन जो है वो इसको देखकर लग रहा है, क्रिया जो है वो सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट बाद में लगता है। तो यद्यपि देयर हैव बीन मल्टीपल रेगुलराइजेशन अटेम्प्ट्स, ऐसे अनेकों नियमन संबंधी प्रयास रहे हैं। आफ्टर पार्लियामेंट पास्ड अ बिल इन दिसंबर 2019, कब, जब संसद ने एक बिल पारित किया था दिसंबर 2019 में, उसके बाद अनेकों, मल्टीपल अनेकों मतलब सेवरल रेगुलेशन अटेम्प्ट्स रहे हैं, नियमन के प्रयास किए गए हैं, है ना।
जब संसद ने एक बिल पारित किया दिसंबर 2019 में, उसके बाद नियमन के अनेकों प्रयास किए, फिर भी ऐसा रहा। अब यद्यपि प्रयास किए गए, फिर भी, अब ये कॉमा लग गया, तो फिर भी 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ऐसी हैं नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली में, हैव बीन पुट ऑन द पाथ टू रेगुलराइजेशन। 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो है नेशनल कैपिटल में, हैव बीन पुट, उनको रखा गया है ऑन द पाथ टू रेगुलराइज, मतलब रेगुलराइज करने के रास्ते पर, मतलब कहें कि इनके नियमन के लिए इनको रखा गया है। फिर समझना, कहने का मतलब ये कह रहा है ये कि भाई यद्यपि अनेकों प्रयास हुए हैं, संसद ने जब से पारित किया 2019 के अंदर बिल, ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए, फिर भी इतनी कॉलोनीज अभी भी ऐसी हैं जिनको अभी रखा गया है रेगुलराइजेशन के लिए। ठीक है, काफ़ी सारी कॉलोनी बची हुई हैं, रेगुलराइज नहीं हुई हैं। रेगुलराइज करने का मतलब एक प्रकार से नियमों में बांधना, अप्रूवल की एक प्रोसेस की तरफ आगे अग्रसर करना, ये सब मतलब है। द यूज ऑफ सैटेलाइट इमेजरी, इमेजरी का मतलब इमेजेस हैं, फोटोज़ हैं, और सैटेलाइट मतलब उपग्रह है। तो एक तो इस्तेमाल, यूज यहाँ पे नाउन है क्योंकि द लगा हुआ है, इस्तेमाल किसका, उपग्रह से प्राप्त जो चित्र हैं उसका, एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और जो भौगोलिक सूचना संबंधी सिस्टम्स हैं उनका प्रयोग किसके लिए, जियो टैगिंग। जियो टैगिंग का मतलब होता है आपने एक प्रकार से ऊपर उपग्रह से फोटो ले ली है और फोटो के माध्यम से आप डिटरमिन करते हैं कि ये एरिया यहाँ तक का है, उसको जियो टैगिंग बोलते हैं। ठीक है, लैंड कैन लाइकली स्पीड अप, लाइकली मतलब संभावित है, स्पीड अप मतलब गति तेज कर सकती है, किसकी, द प्रोसेस की। प्रोसेस क्या है, रेगुलराइजिंग कॉलोनीज, प्रोसेस है कॉलोनीज का नियमन करने की। बट लेकिन अ मोर ड्यूरेबल सॉल्यूशन, इससे भी ज़्यादा टिकाऊ सॉल्यूशन, ड्यूरेबल जो टिकाऊ है, सॉल्यूशन हल, उसके लिए ज़रूरत है किसकी, ईजिंग अप प्रोसेसेस, कि आप जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस कौन से, एक तो लैंड यूज कन्वर्जन, कि लैंड यूज कन्वर्जन करवाना पड़ता है, ग्रांटिंग क्लियर टाइटल, आपको स्पष्ट टाइटल ग्रांट करवाना पड़ता है, स्वीकृति लेनी पड़ती है कि कृषि भूमि है या आवासीय है, ठीक है, कमर्शियल है, इस प्रकार टाइटल देने पड़ते हैं। इन सबका प्रोसेस को ईज अप किया जाए, आसान कर दिया जाए। फिर समझना, तो सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का प्रयोग किसके लिए, जियो टैगिंग लैंड के लिए, ताकि चित्र के अनुसार जो भी फोटोज आपने ली है, उपग्रह से जो फोटो मिली है, उन फोटो के आधार पर आपने मतलब ये देख लिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है, इसको इस तरीके से आपको यूज़ करवाना है, इसको कृषि भूमि रखना है, इसको कमर्शियल यूज़ के लिए लेना है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये संभवतया जो आपका एक प्रोसेस है कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का, इस प्रोसेस को गति तेज कर सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा टिकाऊ जो सॉल्यूशन है उसके लिए ज़रूरत क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी कि कुछ प्रोसेस है, जैसे कि लैंड यूज़ कन्वर्जन का प्रोसेस है, ग्रांटिंग क्लियर टाइटल का प्रोसेस है, इन सबको आसान कर दें, इससे ज़्यादा स्पीड अप होगा प्रोसेस। देयर कैन बी नो डिनाइंग, जहाँ पे भी आप कहते हैं नो डिनाइंग, देयर कैन नॉट डिनाइंग, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस बात में इनकार कर ही नहीं सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये स्पष्ट है क्या, दैट लिमिनल एग्जिस्टेंस, लिमिनल का मतलब है जिसमें दो से, मतलब एक स्पष्ट रूप से एग्जिस्टेंस नहीं है, दो का अधिकार है, दो से जुड़ा हुआ है, उसको लिमिनल बोलते हैं। लिमिनल एडजेक्टिव है क्योंकि ए लगा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लिमिनल एग्जिस्टेंस है एज रेजिडेंट्स या प्रॉपर्टी ओनर्स, अनऑथराइज्ड कॉलोनी कैन बी प्रिवेंटेड फॉर मिलियंस। तो कह रहा है कि भाई इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लिमिनल एग्जिस्टेंस है, रेजिडेंट्स या प्रॉपर्टी ओनर्स अनऑथराइज्ड कॉलोनीज कैन बी प्रिवेंटेड। क्या कहना चाहता है कि भाई इसमें आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हो ये बात, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते कि जो रेजिडेंट्स या प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, भी एग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ पे हो गया अस्तित्व है, और एग्जिस्टेंस कैसा है जिसमें दो का अधिकार है, एक तरफ रेजिडेंट्स हैं या फिर प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, ठीक है, उनका जो लिमिनल एग्जिस्टेंस है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज कैन बी प्रिवेंटेड। तो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो लाखों लोगों के लिए, मिलियंस के लिए। कर कैसे सकते हो, इफ लैंड रेगुलेशन इज रेस्पॉन्सिव, अगर भूमि नियमन जो है वो करवाया जाए रियल टाइम में, रियल टाइम में मतलब बिल्कुल जल्द से जल्द, ऐसा नहीं इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, किसकी बजाय, ट्राइंग टू कंटेन डैमेज डिकेड्स आफ्टर, कंटेन का मतलब रोकना, कि आप जो नुकसान हो उसको रोकने का प्रयास करें दशकों के बाद में, उसकी बजाय पहले ही ये काम कर लो। यहां से पढ़ लो, इफ लैंड रेगुलेशन इज रेस्पॉन्सिव इन रियल टाइम, यदि लैंड रेगुलेशन का काम तुरंत कर दिया जाए, किसकी बजाय,
इंस्टीड में ऑफ लगता है, इसकी बजाय कि आप दशकों के बाद में, काफ़ी वर्षों के बाद में डैमेज रोकने का प्रयास करें, उसकी बजाय अगर आपने लैंड रेगुलेशन जो है वो अपन तुरंत कर दिया, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की जो बात कर रहे हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की बात कर रहे हो, इसको आप रोक सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ को आप रोक सकते हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी बचेंगी ही नहीं अगर लैंड रेगुलेशन सही टाइम पे हो जाएगा तो, ठीक है। तो ये था इस एडिटोरियल में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है जब हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं इकोनॉमी से संबंधित या फिर कहें फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, बिजनेस स्टैंडर्ड से, ठीक है। बात करेंगे अब कल तो द हिंदू आ ही जाएगा, हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर को। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।